हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम फिजिक्स का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 35, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली एम्पियर लॉ। ठीक है, हम मैग्नेटोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने बायो-सावर्ट लॉ डिस्कस किया था। बायो-सावर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशन की थी, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। कोई भी हमारे पास करंट एलिमेंट था उसकी वजह से हमने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए थे। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एम्पियर लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, तुम 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आप बीएससी में भी पढ़ा होगा और काफ़ी जगह देखा भी होगा एम्पियर लॉ, और काफ़ी जगह तुमने पढ़ा भी होगा यदि तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो। देखो एम्पियर लॉ है क्या है बेसिकली, ये भी देखो मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम बेसिकली करते क्या, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टडी करंट। हमारा जो करंट है वो स्टडी करंट है। स्टडी करंट का मतलब ये स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। स्टडी करंट का यहाँ पे मतलब है जो करंट टाइम के साथ कांस्टेंट हो, रुका हुआ करंट हो। मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारे पास जो करंट है वो कांस्टेंट होगा। मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब टाइम के साथ इट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, मतलब करंट कांस्टेंट होगा। जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है, जो किसी एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है, यदि वो करंट कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। तो हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। जो हमारा सेकंड लॉ है वो है एम्पियर लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ है एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ से भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो एम्पियर लॉ है इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट दी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस करंट डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज याद आ रहा है मेरे को बार बार, क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट की है। तो ठीक है, ड्यू टू वेरियस करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, एम्पियर लॉ इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट इज़ नॉट वेरिंग विद टाइम। वो हम आगे फैराडे लॉ में करेंगे जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, जहाँ पे करंट है इट इज़ चेंजिंग विद टाइम, फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे एम्पियर लॉ है, करंट की वजह से बहुत सारे करंट डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर लॉ? स्टेटमेंट क्या है एम्पियर लॉ? स्टेटमेंट क्या है? द सर्कुलेशन ऑफ, इसकी जो स्टेटमेंट है, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, द मैग्नेटिक फील्ड, द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल टू करंट enclosed by this closed loop multiply by permittivity of free space। ये सभी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी। जो एम्पियर लॉ की जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, दी सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास यहाँ पे मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप बी डॉट डी एल। दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। इट इज इक्वल टू द टोटल करंट इंक्लोज्ड बाय दिस करंट लूप, द टोटल करंट इंक्लोज्ड बाय दिस क्लोज लूप। क्लोज लूप कितना करंट इंक्लोज कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। ये यहाँ पे जो आई है इट इज टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड लूप। जिस लूप के अराउंड हम सर्कुलेशन मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज लूप मल्टीप्लाई बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट। ठीक है, ये हमारी एम्पियर लॉ की डेफिनेशन होगी, बी डॉट डी एल। जैसे ये हमारे पास सर्कुलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कुलेशन है बी डॉट डी एल, इट इज़ इक्वल टू द
टोटल इसमें से करंट कितना पास कर रहा है, इस क्लोज लूप में से टोटल कितना करंट पास कर रहा है, इनटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पीयर लॉ। ये हमारी एम्पीयर लॉ की डेफिनेशन होगी, ठीक है। इस एम्पीयर लॉ का यूज़ करेंगे हम टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट। जो हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। देखो इस एम्पीयर लॉ को हम थोड़ा सा करंट को मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा करंट को हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो करंट को करंट डेंसिटी की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये स्टेटमेंट नोट कर लो। करंट को हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास एम्पीयर लॉ आ गया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। करंट को हम क्या लिख सकते हैं करंट डेंसिटी की फॉर्म में। ये देखो जो क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, ये एक सरफेस को क्लोज कर रहा है, ये एक सरफेस को, ये जो क्लोज लूप है हमारा जिसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन ले रहे हैं, ये एक सरफेस को क्लोज कर रहा है जिसका सरफेस एरिया का एस है, और इसमें से टोटल करंट मान लो आई पास कर रहा है, टोटल करंट इसमें से आई पास कर रहा है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। जो टोटल करंट होगा, करंट डेंसिटी क्या होता है बेसिकली, करंट डेंसिटी जी होता है करंट पर यूनिट टोटल एरिया, करंट पर यूनिट टोटल एरिया। इसका एरिया हम निकाल सकते हैं यदि हमें इस लूप की रेडियस पता हो, करंट पर यूनिट टोटल एरिया। तो हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, जे डॉट एन डी एस, जे डॉट एन डी एस। जे है हमारे पास करंट डेंसिटी और एक वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, करंट डेंसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। डी एस यहाँ पे जो एन कैप है, एन कैप क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एन कैप है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो कितना करंट पास कर रहे हैं यहाँ से वो हमने करंट डेंसिटी की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। ये फॉर्मूला आई थिंक सभी को पता भी होगा, जे डॉट एन डी एस, ठीक है। अब यदि करंट की जो डायरेक्शन है वो सरफेस से इस डायरेक्शन में, मान लो सरफेस से वो थीटा एंगल बना रहा हो, एन कैप से जो करंट है वो थीटा एंगल बना रहा हो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जो टोटल करंट होगा वो होगा जे कोस थीटा डी एस, क्योंकि एन कैप और जे है वो दोनों थीटा का एंगल बना रहे हैं। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी हमारी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। यदि ये दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं तो करंट की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी उस लूप में से। यदि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो मैक्सिमम करंट पास होगा, यदि कुछ एंगल पे करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, इसलिए हमने इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो आई को हम ये लिख सकते हैं जे डॉट एन डी एस। आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास जो एम्पीयर लॉ आएगा बी डॉट डी एल इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई की जगह पुट कर दिया हमने जे डॉट एन डी एस। दोनों सरफेस इंटीग्रेशन है हमारे पास, सॉरी ये एन कैप है, दोनों हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक है, दोनों सरफेस इंटीग्रेशन। अब हम इसमें देखो इस जो हमारे ये जो एम्पीयर लॉ है करंट डेंसिटी की फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें करंट डेंसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन हो। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं हम, ठीक है। जो एम्पीयर लॉ है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो एम्पीयर लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पीयर लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पीयर लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पीयर लॉ। एम्पीयर लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी, ये हमारे पास है बी डॉट डी एल म्यू नॉट जे डॉट एन डी एस। एन है डी एस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब देखो हमें यहाँ से हम स्टोक्स थ्योरम से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल को सरफेस इंटीग्रल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टोक थ्योरम से, स्टोक कर्ल थ्योरम से। बी डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी डॉट एन डी एस बाय स्टोक कर्ल थ्योरम। हमने यूज़ की यहाँ पे स्टोक कर्ल थ्योरम, ये सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ी होगी स्टोक कर्ल थ्योरम, ठीक है। स्टोक कर्ल थ्योरम से हमने लाइन इंटीग्रल को, जो हमारा लाइन इंटीग्रल था उसको हमने सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया, बी डॉट डी एल डेल क्रॉस बी डॉट एन डी एस। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस बी डॉट एन डी एस इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट एन डी एस, ठीक है। तो इसको वहाँ ले जाओ, उस दोनों सरफेस इंटीग्रेशन है, इसको अंदर ले जाओ, इस साइड में ले जाओ इस टर्म को, डेल क्रॉस बी क्या, इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस म्यू नॉट जे
सरफेस इंटीग्रेशन डॉट एन डी एस, क्या ये लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब ये सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन 0 का मतलब इसके अंदर जो इंटीग्रेंट है वो भी 0 के इक्वल होगा। तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ। इसका मतलब क्या है, ये जो एम्पियर लॉ है वो स्टडी करंट के लिए हमारा जो करंट है टाइम के साथ कॉन्स्टेंट हो। अब इसकी वैलिडिटी क्या होगी, देखो एम्पियर लॉ आगे हम जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक आएगा मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें चारों मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड करेंगे, एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसकी वैलिडिटी क्या होगी, इस एम्पियर लॉ की इस टाइम पे क्या वैलिडिटी होगी, ये कब वैलिड होगा एम्पियर लॉ डेल क्रॉस बी, क्या ये हमेशा वैलिड हो सकता है, नहीं हमेशा वैलिड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो अभी देखते हैं। तो तुम्हें कंटिन्यूटी इक्वेशन पता होगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूटी इक्वेशन है हमारे पास डेल डॉट जे डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है। जे है यहाँ पे हमारे पास करंट डेंसिटी, जे है करंट डेंसिटी, और हमारे पास रो है चार्ज डेंसिटी, रो है चार्ज। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की सबसे बेसिक इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन। जो भी लॉ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो लॉ गलत है। इस इक्वेशन को जो लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा वो लॉ गलत है, क्योंकि सबसे बेसिक इक्वेशन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। यदि किसी वॉल्यूम, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, यदि किसी वॉल्यूम में चार्ज की वैल्यू है, चार्ज डेंसिटी है रो, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो फ्लक्स बाहर मूव करेगा, जो वो हमारा डेल डॉट जे है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यदि चार्ज डेंसिटी हमारे पास वो अंदर कम हो रही है, यदि चार्ज डेंसिटी अंदर बढ़ रही है तो डेल डॉट जे लेस देन 0 होगा, मतलब फ्लक्स अंदर की तरफ होगा, जो करंट है वो अंदर फ्लो करेगा। अंदर चार्ज कम हो रहा है तो करंट बाहर जा रहा है, और अंदर चार्ज बढ़ रहा है। ये सभी ने पढ़ा होगा, आई होप ये तुम्हें पता होगा। देखो करंट बाहर जा रहा है, करंट फ्लक्स बाहर जा रहा है तो अंदर चार्ज डेंसिटी कम होगी। कोई वॉल्यूम कोई सरफेस ले लिया, इसका वॉल्यूम v है, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी रो है। यदि करंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है सरफेस से तो चार्ज डेंसिटी अंदर कम होगी, और करंट अंदर आ रहा है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स बाहर होगा या अंदर होगा, और डिपेंड करेगा कि चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो ये हमारे पास एम्पियर लॉ है डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे। अब इसका दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लो, दोनों तरफ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, म्यू नॉट डेल डॉट जे। अब ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। तो डेल डॉट जे यहाँ पे 0 आ जाएगा। डेल डॉट जे 0 है, लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी। डेल डॉट जे 0 नहीं हो सकता। 0 कब होगा, जब डेल रो बाय डेल टी 0 होगा। तो ये एम्पियर लॉ कब वैलिड होगा, जब डेल रो बाय डेल टी हमारे पास 0 हो। वैलिडिटी ऑफ दिस एम्पियर लॉ कब होगा, ये जब डेल डॉट जे 0 हो। डेल डॉट जे 0 कब होगा, जब डेल रो बाय डेल टी हमारा 0 हो, ठीक है। ये 0 होगा तभी हमारे पास ये वैलिडिटी होगी, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। अब इस एम्पियर लॉ को हम आगे मॉडिफाइड करेंगे जब हम मैक्सवेल इक्वेशन को पढ़ेंगे, चारों मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, तब हम इस एम्पियर लॉ का दोबारा मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी म्यू नॉट जे प्लस सम एक्स्ट्रा टर्म आएगी यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाय डी टी। ये एक्स्ट्रा टर्म आएगी, वो एक्स्ट्रा टर्म हम पढ़ेंगे जब हम मैक्सवेल इक्वेशन करेंगे। अभी के लिए तुम एम्पियर लॉ इतना ही याद रखो, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। जब मैक्सवेल रिलेशन पढ़ेंगे वहाँ हम ये टर्म कैसे आई और क्यों आई, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन में डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो, यदि डेल रो बाय डेल टी 0 नहीं होता तो एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी यहाँ पे। यदि डेल डॉट जे 0 नहीं होता है तो ये एक्स्ट्रा टर्म एक आएगी। यदि ये 0 है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्पियर लॉ इतना ही है। यदि ये 0 नहीं है डेल डॉट जे तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, वो एक्स्ट्रा टर्म हम मैक्सवेल रिलेशन में कैलकुलेट करेंगे जब हम वहीं से डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आएगा। कैपेसिटर के अंदर जो दोनों प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, वहीं आएगा वो सारा कॉन्सेप्ट मैक्सवेल रिलेशन में, ठीक है। सो दिस इज़ दी एम्पियर लॉ। ये एम्पियर लॉ उसकी वैलिडिटी है, ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है एम्पियर लॉ की, और ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है एम्पियर लॉ की। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। देखो इसकी 2 एप्लीकेशन हो सकती है एम्पियर लॉ की, इसको नोट कर लो, इसको मैं रब कर देता हूँ। एम्पियर लॉ की 2 एप्लीकेशन हो सकती है, क्या क्या, टू फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी टू फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो एप्लीकेशन है एम्पियर लॉ, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी वेरियस करंट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर टू एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ, द फर्स्ट वन इज टू फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड वन इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है बी डॉट डी एल, ये है सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक। ये कैसे फाइंड करेंगे, जिस लूप के अराउंड हम सर्कुलेशन फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, जिस लूप के अराउंड वी आर फाइंडिंग द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दिस लूप एंड मल्टीप्लाई इट बाय म्यू नॉट, ठीक है। हमें जस्ट क्या करना है, हमें इसमें से टोटल करंट कितना पास हो रहा है वो फाइंड करना है, टोटल करंट इनटू इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है यदि ये फ्री स्पेस हो, यदि फ्री स्पेस नहीं हो तो म्यू से मल्टीप्लाई करना है, यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो, कोई भी मीडियम रखा हो, मैग्नेटिक मीडियम रखा हो तो इसको जस्ट म्यू से मल्टीप्लाई करना है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ ए वैक्यूम, ठीक है। तो टोटल करंट बेसिकली हमें फाइंड करना है। मान लो ये टोटल करंट है, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है जो नीचे की डायरेक्शन में, ये I3 करंट है जो ऊपर की डायरेक्शन में। तो टोटल करंट कितना पास कर रहा है यहाँ से, टोटल करंट पास कर रहा है म्यू नॉट इंटू टोटल करंट है I1 माइनस I2 प्लस I3। तो ये हमारे पास होगा टोटल द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्लोज लूप। इस क्लोज लूप से कितना करंट पास कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो तुम्हारे पास सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा एम्पियर लॉ को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे गाउस लॉ को हमने सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ किया था, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट है जो हमेशा नज़र में रखने होंगे। जैसे गाउस लॉ में भी हमने 2 पॉइंट नज़र में रखे थे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने 2 पॉइंट है वो हमेशा नज़र में रखे थे और गाउसियन सरफेस लिया था। तो गाउसियन सरफेस कैसा होना चाहिए ताकि हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें किसी पॉइंट पी पर। किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तो हमने एक गाउसियन सरफेस लिया था। इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमने एक गाउसियन सरफेस लिया था। और वो गाउसियन सरफेस कैसा होना चाहिए उसकी 2 प्रॉपर्टी बताई थी। जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, गाउस लॉ जब हमने स्टार्ट किया वहाँ पे 2 प्रॉपर्टी बताई थी। गाउसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट शुड पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस 2 पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट तुम याद रखोगे और हमेशा अप्लाई करोगे तभी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो यूजिंग गाउस लॉ। सिमिलरली इन एम्पियर लॉ में भी हमें एम्पियर लॉ अप्लाई करने के लिए, एम्पियर लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए वी हैव टू कंसीडर 2 पॉइंट। कौन कौन से 2 पॉइंट होंगे, हमें एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा। जैसे हमने गाउसियन सरफेस लिया था, यहाँ पे हमें एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा। और लूप कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सिमेट्रिकल टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो एम्पियर लूप है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल होना चाहिए एंड ऑल्सो इट शुड पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखने हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेकंड एप्लीकेशन है हमारी टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखने हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट क्या है, वी हैव टू चूज
ए एम्पियर लूप, एम्पीरियन लूप भी कह देते हैं कई बार इसको, एम्पीरियन लूप, इट शुड बी सिमेट्रिकल टू दी करंट डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक एम्पीरियल लूप लेना है तभी एम्पियर लॉ वैलिड होगा। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, वी हैव टू चूज ए एम्पियर लूप। एंड व्हाट काइंड ऑफ एम्पियर लूप वी हैव टू चूज, तो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड it should be, the ampere loop should be symmetrical to the current distribution. Why it is symmetrical to the current distribution? Because we have to find the magnetic field. Without having this we cannot find the magnetic field. ठीक है, क्यों नहीं कर सकते देखो, क्योंकि हमारे पास जो एम्पियर लॉ है वो है B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। यदि ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, जो एम्पियर लूप लिया हमने वो यदि करंट डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो इस एम्पियर लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग वैल्यू होगी। उस एम्पियर लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग वैल्यू होगी यदि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल नहीं है। जैसे हमने गाउसियन सरफेस में किया था, गाउसियन सरफेस यदि सिमेट्रिकल नहीं है तो हर एक पॉइंट पे गाउसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग वैल्यू होगी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला पाएंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से जब तक हम बाहर नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या करना है, यदि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू शुड हैव टू चूज ए एम्पियर लूप विच शुड बी सिमेट्रिकल टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, उस एम्पियर लूप पे कांस्टेंट होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, द एम्पियर लूप इट शुड पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जो एम्पियर लूप है वो उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो तुम्हें हमेशा ध्यान में रखने हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर लॉ। पहला सबसे जो नेसेसरी पॉइंट है वो तो यही है, हमें एक एम्पियर लूप चूज़ करना पड़ेगा। वो एम्पियर लूप किस टाइप का होना चाहिए ताकि हम इजीली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकें। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी सिमेट्रिकल टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट करंट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज गिवन टू अस, उसके सिमेट्रिकल होना चाहिए। वाई इट इज सिमेट्रिकल? क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को आराम से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है यदि वो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो। एंड द सेकंड पॉइंट इज, इट शुड बी पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। उस पॉइंट से भी पास करना चाहिए वो एम्पियर लूप। इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो एम्पियर लूप है वो इस पॉइंट से भी हमारा पास करना चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट है हमेशा नज़र में रखने हैं, तभी हम एम्पियर लॉ अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, एम्पियर ने कहा था बस एम्पियर लूप होना चाहिए। एम्पियर ओनली सेड दैट देयर इज ऑलवेज एम्पियर लूप, एक क्लोज लूप होना चाहिए, बस एम्पियर लॉ वैलिड है। लेकिन यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें ये दो पॉइंट नज़र में रखने पड़ेंगे। एम्पियर लॉ गलत नहीं है, एम्पियर लॉ में कोई भी लूप ले सकते हो, चाहे वो सिमेट्रिकल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लूप होना चाहिए, तो एम्पियर लॉ वैलिड है। एम्पियर लॉ की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ कहाँ से आ जाती है, वो सिर्फ एक लूप होना चाहिए, चाहे वो सिमेट्रिकल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किस टाइप का लूप है, लेकिन लूप होना चाहिए क्लोज, तब एम्पियर लॉ वैलिड। लेकिन ये दो पॉइंट एम्पियर नहीं कहता है ऐसा कुछ, एम्पियर लॉ ऐसा कुछ नहीं कहता। ये तो हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने ताकि ईजी हो जाए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, इसलिए हम ये दो पॉइंट लिख रहे हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। एक हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, उसके अंदर बाहर स्ट्रेट वायर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर बाहर और उसके सरफेस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग दी एम्पियर लॉ। और जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उस वायर में हर जगह सेम करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है वायर में जो करंट डेंसिटी है वो चेंज हो रही है। चेंज वाला भी केस करेंगे हम, चेंज वाला भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, चेंज वाला भी करेंगे। और हम पहले हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म और हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल स्ट्रेट वायर हैविंग करंट आर। इसमें करंट आर है और जो यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है हमारी, जो करंट डेंसिटी है यहाँ पे जे, वो क्या होगी हमारे पास, जे होगा हमारे पास I/r
पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, J इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, सेम करंट है हर जगह, सेम वैल्यू है, ठीक है। और हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बाहर किसी पॉइंट पे, अंदर किसी पॉइंट पे। बाहर किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, अंदर किसी पॉइंट पे। पहले हम बाहर कैलकुलेट करते हैं, फिर अंदर कैलकुलेट करेंगे, और फिर सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग एम्पियर लॉ। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, वी हैव टू टेक एन एम्पियर लूप। एक एम्पियर लूप लेना है हमें, और वो एम्पियर लूप कैसा होना चाहिए, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इट शुड हैव टू प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस एम्पियर लूप की, इट शुड बी सिमेट्रिकल टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सिमेट्रिकल है करंट डिस्ट्रीब्यूशन के, ताकि इस एम्पियर लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहे हर जगह। ये बचपन में किया होगा तुमने 12th क्लास में। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव टू टेक दिस एम्पियर लूप पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पी से भी पास कर रहा है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इस एम्पियर लूप की एक तुम्हें ओरिएंटेशन लेनी पड़ेगी। ये एम्पियर लूप है हमारा, करंट है ये आई, इस एम्पियर लूप की ओरिएंटेशन हमने ये ले ली, इस एम्पियर लूप की हमने ओरिएंटेशन ये ले ली। ओरिएंटेशन ये लेने का मतलब हमारी जो डीएल की डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है। यदि ओरिएंटेशन ये लोगे तो जो हमारा एम्पियर लॉ में जो हमारा करंट आता है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये जो करंट हम लिखते हैं म्यू नॉट आई, ये करंट पॉजिटिव कब लिखेंगे, जब ओरिएंटेशन है वो करंट की डायरेक्शन में। करंट की तरफ थंब कर के जो ओरिएंटेशन यदि फिंगर की डायरेक्शन में हो रही है, करंट की तरफ थंब करने से ओरिएंटेशन यदि फिंगर की डायरेक्शन में है तो करंट पॉजिटिव होगा। यदि ओरिएंटेशन हम उल्टी ले लेते हैं इस लूप की, वो उल्टी भी ले सकते हो तुम। ओरिएंटेशन यदि हम उल्टी ले लेते हैं और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये हमारा नेगेटिव करंट होगा। यदि ओरिएंटेशन लूप की हमने ये ली, तुम ओरिएंटेशन तुम्हारी मर्जी है कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सही रहेगा। यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी डॉट डी एल की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी यदि ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे। तो कैसे होगा देखो, इधर ओरिएंटेशन हमने अपोजिट ले ली तो करंट तो नीचे है, एक्चुअल में करंट ऊपर जा रहा है तो करंट को नेगेटिव लेना है। तो हमारे पास देखो 3-4 करंट है, जैसे ये करंट है I1, ये करंट है I2, ये करंट है हमारे पास I3 नीचे की तरफ। और ओरिएंटेशन हमने यदि इधर ली, ओरिएंटेशन हमने इधर ली, ओरिएंटेशन ऐसे, ठीक है, इस साइड में ओरिएंटेशन ली, तो जो I2 और I1 करंट है वो तो पॉजिटिव होंगे और जो I3 करंट है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है लूप की ओरिएंटेशन तुम क्या ले रहे हो। यदि लूप की ओरिएंटेशन तुम इधर ले रहे हो तो जिस थंब की डायरेक्शन में पॉजिटिव, थंब के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन ले ली करंट की डायरेक्शन में, मतलब करंट को पॉजिटिव लेंगे तो बी डॉट डी एल, बी की डायरेक्शन भी यही होगी, क्योंकि तुम देख सकते हो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फिंगर की डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन में थंब करके, करंट की डायरेक्शन में यदि थंब करते हैं तो जो फिंगर की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन है उधर ही हमारा ओरिएंटेशन है, तो मतलब बी डॉट डी एल भी पॉजिटिव होगा, म्यू नॉट आई भी पॉजिटिव होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ओरिएंटेशन लूप की लोगे, जिस तरफ लोगे उस तरफ हमारा करंट है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने एम्पियर लूप ले लिया और ये ओरिएंटेशन ले ली हमने, इसकी ओरिएंटेशन है वो इस डायरेक्शन में ले ली, मतलब हमारा जो करंट है ऊपर वाला करंट पॉजिटिव हमने लिया है, ऊपर करंट फ्लो कर रहा है तो वो पॉजिटिव करंट है, ठीक है। यदि वो नीचे फ्लो कर रहा होता तो वो नेगेटिव होता, ठीक है। अब ओरिएंटेशन की डायरेक्शन हमारी डीएल की डायरेक्शन होगी, ओरिएंटेशन की डायरेक्शन डीएल की डायरेक्शन होगी, और हमें राइट हैंड थंब रूल से पता है मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। यदि हमने ये लूप लिया मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड थंब रूल से हमें पता है ये, ठीक है, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। ओके, अब देखो अप्लाई करो एम्पियर लॉ, बी डॉट, ये हमने एम्पियर लूप ले लिया था, म्यू नॉट, टोटल करंट इसके अंदर कितना है, टोटल करंट इसके अंदर है आई, इस एम्पियर लूप के अंदर टोटल करंट कितना है, बी है सिमेट्रिकल है इस लूप पे, बी की वैल्यू इस लूप के ऊपर हर जगह सेम है, और बी डॉट डी एल भी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ओरिएंटेशन भी हमने यही ली है, तो बी बाहर आ जाएगा, बी डॉट डी एल कोस 0 हो जाएगा यहाँ पे, डी एल म्यू नॉट, टोटल करंट को हम क्या लिख सकते हैं, जे इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये होगा हमारे पास 2 पाई आर, क्योंकि इसको ले लो, ये जो डिस्टेंस है हमारी सेंटर से वो है स्मॉल आर, पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, पी इंटू 2 पाई, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई आर म्यू नॉट जे इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जे से सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जे कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे,
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बी आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2r। यदि एक आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम तो आर ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर इंटू जे आर को लिख सकते हैं हम जे क्रॉस आर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जे और आर दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जे इंटू आर को लिख दिया हमने जे क्रॉस आर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जे और आर परपेंडिकुलर है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जे है और आर इधर है हमारा, तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 का एंगल बना रहे, तो जे आर को जे क्रॉस आर भी लिख। जो जे क्रॉस आर की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जे की तरफ फिंगर्स करके आर की तरफ कर्ल करो, तो जिधर थंब जाएगा वो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो थंब अंदर की तरफ है इस पॉइंट पे, तो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे देखें तो हम इस पॉइंट पे देखें आर इधर होगा हमारा, तो जे की तरफ फिंगर्स करके आर की तरफ कर्ल करो, थंब बाहर आ रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर इस पॉइंट पे बाहर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से एंटर कर रहा है उधर से निकल रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर किसी पॉइंट पे। अंदर कैलकुलेट करो, अंदर किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा आर रेडियस का सर्कल है, सॉरी सिलेंडर है। इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे, अंदर किसी पॉइंट पे पी पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये रेडियस हमारी इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो हमने एक एम्पियन लूप ले लिया। इट शुड बी सिमेट्रिकल टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, एंड इट शुड पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग दी मैग्नेटिक फील्ड, और वो उस पॉइंट से ही पास कर रहा है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अप्लाई दी एम्पियर लॉ। अब करंट कितना इंक्लोज्ड होगा इस एम्पियन लूप के अंदर, करंट कितना होगा? अब हमें पता है कंप्लीट जो स्फेयर पाई आर स्क्वायर सरफेस से जो करंट पास कर रहा है वो आई पास कर रहा है। पाई आर स्क्वायर से करंट आई पास कर रहा है, यूनिट सरफेस से जो करंट पास करेगा वो होगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल पाई आर स्क्वायर सरफेस से जो करंट पास करेगा वो होगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, जे इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर। जे है करंट डेंसिटी, जे इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर करंट है वो इससे पास करेगा। करंट डेंसिटी को इसके जो हमारा एरिया था, इसका सरफेस एरिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस एरिया को इस कंप्लीट एरिया से जो करंट पास कर रहा है वो आई पास कर रहा है, तो इस स्मॉल एरिया से कितना पास करेगा? करंट डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अप्लाई करो तो बी बाहर आ जाएगा। वही सेम कहानी करनी है, बी है वो इस लूप के ऊपर यूनिफॉर्म होगा, बी बाहर आ जाएगा डी एल म्यू नॉट आई कितना होगा? जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास आई होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बी आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2r। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक म्यू नॉट जे आर अपॉन 2। जे आर को जे क्रॉस आर लिख सकते हैं हम, अपॉन 2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा अंदर किसी पॉइंट पे। जो अंदर किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के प्रोपोर्शनल होगा। जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आया था वो हमारा आउटसाइड वाला क्या आया था? आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड आया था हमारे पास म्यू नॉट जे, देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड था आउटसाइड वाला। साइड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू जे क्रॉस आर। ये हमारा आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड था। मतलब आउटसाइड वाले मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड था वो 1/r के प्रोपोर्शनल था, और इनसाइड वाला हमारा आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड वाला 1/r के प्रोपोर्शनल, क्योंकि जे क्रॉस आर से एक आर इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r के यूनिवर्सल 1/r के प्रोपोर्शनल, और ये आर के प्रोपोर्शनल इनसाइड वाला। मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर पे 0, आर की वैल्यू 0 रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा। सेंटर से जैसे जैसे बाहर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सरफेस पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? सरफेस पे हमारा आर की वैल्यू आर पुट कर दोगे तो सरफेस पे आएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर जे क्रॉस आर। तो ये आएगा म्यू नॉट जे आर बाय 2। ये सरफेस पे होगा, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। सरफेस पे मैक्सिमम होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का? सरफेस पे मैक्सिमम होगा। ये तुमने किया होगा यार बचपन में पहले। ये सरफेस पे फिर डिक्रीज करेगा। हम बी प्रोपोर्शनल टू आर, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, आर इक्वल टू आर। ठीक है, आर इक्वल टू आर पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके बाद जैसे जैसे सरफेस पे जाएंगे वो डिक्रीज करता जाएगा, उसके बाद वो
बाहर जाएंगे तो वो सरफेस पे जाएंगे तो इंक्रीज करता जाएगा, अंदर से सरफेस पे जाएंगे इंक्रीज करता जाएगा, बाहर वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म करंट चार्ज डेंसिटी।